नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपनी उत्तराखंड। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए कई व्यवस्थाएं पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बुजुर्ग लोगों की सुविधा के लिए प्रावधान किए गए हैं। आने वाले समय में वहां रोपवे बन जाएगा, इससे यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। आप देखिए, चूंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनकी सुविधा के लिए, चूंकि उनकी यात्रा आसानी से हो, उनको कम से कम परेशानी हो, इसलिए प्रावधान किए गए हैं। और आने वाले समय में और भी प्रावधान किए जा रहे हैं। जैसे वहाँ रोपवे लग जाएगा, गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे बन जाएगा तो केदारनाथ की यात्रा आसान होगी। इसी प्रकार से हेमकुंड साहब जाने के लिए भी गोविंद घाट से रोपवे का काम शुरू हो रहा है और वो रोपवे बन जाएगा तो वहाँ भी जो कई दिनों की यात्रा है, कुछ ही घंटों में, कुछ मिनटों। मानसून से पूर्व ही तेज आंधी, मूसलाधार बारिश के चलते आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने से आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने से गुस्साए देवाल के जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी थरा अबरार अहमद से मुलाकात कर देवाल में विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने की मांग की। एसडीएम साहब से मेरी वार्ता हुई थी और मैंने उनसे आग्रह किया था कि यूपीसीएल के अधिकारियों को बैठ के आप ही की मध्यस्थता में एक बैठक करवानी है। तो आज हम एसडीएम ऑफिस में आए थे उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि देवाल में 2 बूंद बारिश की गिर नहीं रही है, लाइट पूरी तरीके से बंद हो जा रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है। इस समय बच्चों के, डिग्री कॉलेज के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और इस समय लोगों के पास घरों में संसाधन भी नहीं है लाइट के लिए, और केवल यूपीसीएल की जो बिजली है उसी पर लोग निर्भर हैं। और इस विषय की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि कई जगहों पर 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है, कई जगह बहुत ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है। अभी उप जिलाधिकारी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर एसडीओ जी तमाम लोग आए थे और उनसे बातचीत हुई है और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद कोई भी समस्या इस तरह की नहीं आएगी। और आज से जो यूपीसीएल के जेई हैं उनको देवाल में बैठने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। देवाल में बैठ के ही पूरी व्यवस्था को देखेंगे। और हमने ये भी आग्रह किया है, जैसे बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं देवाल से लेकर, अगर आप वाण घाटी की बात करेंगे तो वाण तक, बलाण तक, इधर झलिया तक बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। उसको भी हमने कहा है कि बीच बीच में, अगर झलिया में लाइट नहीं तो उसके बीच बीच में एक कट ऑफ होना चाहिए, जिसके लिए भी बातचीत हुई। मुझे उम्मीद है कि एक खेता में कट ऑफ लगने वाला है और साथ ही साथ हमारा एक उलंगरा है और एक उसके ऊपर भी हम लोग कट ऑफ की बात कर रखी है, जाकि बिजली अगर कहीं पर ऊपर फॉल्ट आ रहा है तो नीचे कम से कम लाइट रहे, अगर नीचे कुछ दिक्कत होती तो ऊपर के लोगों को भी उसका नुकसान न रहे। हमारी जो वीसीबी होती है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो बिजली घर पे लगा होता है, उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें मैकेनिज्म की प्रॉब्लम आई थी, जिसको हमने देहरादून से मंगा दिए गए हैं और वो टीम अभी लगभग रास्ते में है और मैंने 4 दिन का समय मांगा है इसको पूरी तरीके से दुरुस्त करने के लिए। और हो सकता है कि मैं कल से ही ये इस प्रकार की जो शाम के समय पीड़त की जो कटौती की बात आ रही है, ये अब से नहीं आएगी। पहले मानसून को लेते हुए हमारे लॉपिंग, चॉपिंग और लाइनों का शुद्धिकरण का कार्य ये हमारा भी प्रगति पर है और पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष हो सकता है कि हम लगभग, पिछली बार हमारा जो एवरेज आया था वो 23 घंटा पर आवर। भीषण गर्मी में हर तरफ स्वच्छ पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में संबंधित विभाग अधिकारियों का सुस्त होना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि टनकपुर के सरकारी रोडवेज बस स्टेशन पर लगी पानी की टंकियां पिछले 4 दिनों से सूखी पड़ी हैं, जिसमें पानी नहीं होने के कारण यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। घाट से आया हूँ, पीलीभीत जा रहा हूँ, यहाँ पानी नहीं आ रहा है और बस बहुत से लोग सारे परेशान हैं यहाँ पानी के लिए। और क्या बताऊँ, यहाँ पानी के लिए खड़ा था मैं, मगर पानी है ही नहीं। अब जा रहा हूँ, अब बाहर देखता हूँ जा करके कहाँ है पानी। मेरा नाम है यामीन। नहीं आ रहा, 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, सब परेशान हो रहे हैं, मेले वाले भी परेशान हो रहे हैं और आम आदमी परेशान हो गया है, बहुत दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं। पानी बिल्कुल नहीं है, रोड में कहीं पानी नहीं है, अंदर है ना बाहर है, बहुत समस्या हो रही है पानी की। तो कैसे जो व्यवस्था कर रहे हो पानी की? फिर पानी के हैंडपम्प से लेकर आ रहे हैं, काफ़ी दूर हैंडपम्प है, वहाँ से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पानी कहीं नहीं आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सेल्फ है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की स्थापना
किसान दिवस के मौके पर की गई। मुख्यालय पौड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं व सीटू के क्रियाकलापों पर भी चर्चा की गई। आयोजित किसान सभा में सीटू के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, महामंत्री देवानंद नौटियाल तथा कोषाध्यक्ष टीका प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान गरीबी और कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहा है। जो है सीटू का स्थापना दिवस था और 1970 में सीटू की स्थापना हुई है। ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जो है स्थापना हुई है और किसान का भी जो है आज किसान दिवस भी है। और जो सीटू का जो स्थापना दिवस जो है पहले जो है कि 1970 में 31 मई को कोलकाता में जो है सबसे पहले जो है इसका सम्मेलन हुआ था। तब से जो है कि हमारे जो ट्रेड यूनियन है, हमारे जो सीटू है हमारी, वो सीटू जो है मजदूरों को, किसानों के उस पर जो है लड़ाई लड़ती है, उनके संघर्षों को जो है आगे बढ़ा। आज पूरे देश के अंदर जो है जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों के खिलाफ जो है आज हमारे जो है ये गोष्ठी हुई है। उस नीतियों के खिलाफ हम लड़ेंगे, जैसे कि आउटसोर्सिंग का सवाल है और जो तमाम विभागों को बेचने का सवाल है। ये जो है कि जैसे आउटसोर्सिंग पे जो है जो न्यूनतम वेतन का सवाल है, भोजन माता, आशा और आंगनबाड़ी का जो वेतन का सवाल है और जो तमाम चीज़ों को जो निजीकरण हो रहा है, जो बेचा जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों ने जो है आज तय किया है गोष्ठी में कि हम इस नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष के तहत जो है हम इस लड़ाई को आगे लड़ाएंगे और मुकाम तक पहुंचाएंगे। 30 मई 1970 को सीटू की स्थापना हुई थी। तभी से हर साल वामपंथी संगठन, खासकर सीपीएम के लोग, सीपीएम का ही संगठन है ये, इसको हम मनाते हैं। और जो मज़दूरों की समस्याएं, सारी समस्याओं पे बात होती है और भविष्य में मज़दूर किस तरह से। इस बार माना जा रहा है कि भीषण गर्मी ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस भीषण गर्मी से मानव के साथ साथ जीव जंतु और पर्यावरण पर भी खास असर देखने को मिल रहा है। यहां बता दें कि इस भीषण गर्मी के चलते फलों पर भी अधिक असर पड़ रहा है। बारिश न होने के चलते उत्तराखंड का नाम विदेशों में दर्ज कराने वाली लीची और आम इस बार दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। इसमें फ़र्क है ये कि गर्मी से मतलब ये अभी खट्टी है, आम नीचे गिर रहे हैं, लीची नीचे गिर रहे हैं, उसमें कीड़े पकड़ रहे हैं, पानी का संभावना नहीं है, पानी ऊपर से आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग परेशान हैं। हम लोग का पूंजी ऐसी ठप हो गए। आपका हमारे लीची देहरादून का हो या रामनगर का हो या उत्तराखंड का हो या पूरा अपने देश का हो, बारिश न होने से सब पर फ़र्क है, सब पर फ़र्क है। परेशान है हम, मतलब ठेकेदार लोग परेशान हैं और मतलब इसको कोई सुनने वाले नहीं है। किसके पास जाऊं? अरे बैठ कर के ये अपना जिस तरह अपना चले। हाँ, बारिश पड़ने से आम में, लीची में फूलेगा, उसका कलर बनेगा, मिठास बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगा उसका। और मतलब बारिश न होने से सूख करके गिर रही है, नीचे का पानी दे रहा है, नल भी पानी न दे रहे हैं, बोर भी पानी न दे रहे हैं, ऐसे सूखे पड़े हुए हैं बगीचे। देख लीजिए, पानी का व्यवस्था है, नल सूख गई, बोर सूख गई, पानी दे ही नहीं रहे। बारिश के आस में बैठे हुए हैं कि बारिश हो तो हमारे फल पर कोई रंगत आवे, फूले, वजन बढ़ेगा, मिठास बढ़ेगा, हर चीज़ आएगा उसमें ना, हर प्रॉब्लम आएगा उसमें। यहाँ पे जो है बरसात नहीं हो पा रही है और काफ़ी सूखा पड़ गया है, पानी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ना तो फल अच्छी तरीके से फूल पा रहा है, ना ही उसमें चमक आ पा रही है। ये सब कारण सर बारिश का है, पानी ना मिलने का। जो ऊपर की बरसात होती है वो बहुत अच्छी होती है, उससे चमक आती है, रौनक आती है, सुंदरता बढ़ती है हर चीज़ में, खाने में मिठास आती है। बरसात ना होने की वजह से हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हो रहा है बागों को। बहुत खट्टा लीची है, अभी जो है जैसी बरसात अगर पड़ती है तो इसमें मिठास आएगा, नहीं तो इसमें अभी स्वाद नहीं और अच्छी भी नहीं, लीची मोटी भी नहीं हो पा रही है सर इसमें।
जी बीमारी इसमें काफ़ी एक सूढ़ी आ रही है और वो बरसात ना पड़ने की वजह से हम दवाई बराबर इसमें करते हैं, लेकिन जिसकी वजह से बरसात ना होने की वजह से वो कीड़ा भी नहीं मर पा रहा है। और ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही गर्मी ने आम जनमानस का जीना मुहाल कर दिया है। शहरों की सड़ी गर्मी से निजात पाने के लिए कुमाऊं पहुंच रहे पर्यटकों का कहना है कि यहां के तापमान को देखते हुए अनुमान नहीं लगाया था कि यहां भी गर्मी इस कदर पसीने छुड़ा देगी। यहां के बड़े तापमान ने गर्मियों की छुट्टियों का मजा किरकिरा कर दिया है। वहीं लोगों को अब वृक्षारोपण की याद आने लगी है। लोग गर्मी से निजात पाने को देशी नुस्खों के साथ शीतल पेय पदार्थों से अपना हलक ठंडा कर रहे हैं। पेड़ यहाँ पे हमारे बहुत कट जाते हैं और हवा ज़्यादा कम मिलती है हम लोगों को यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर तापमान बात करें, तापमान कितना डिग्री हो रहा है और कैसे आप लोग आज गोला खा रहे हैं? जी तापमान तो आजकल 69 हो रहा है आजकल, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए यार, ठंडे ठंडे पानी, ठंडे गोली की ज़रूरत भी बहुत है, क्योंकि इतना गर्मी में चला भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल इतना तापमान हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा। कुमाऊं मंडल में ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें गर्मी के बहुत ही कम चांसेस थे। वह क्या कहते हैं, सूरत जो पहले आज से 50 साल जो गर्मी थी वही गर्मी अभी भी है सूरत में। लेकिन जो जंगल काटे जा रहे हैं, इनका बचाव करना होगा। हर व्यक्ति को हर महीने एक पेड़ या दो पेड़ लगाने होंगे, तभी एक कुमाऊं मंडल एक ठंड महसूस होगा। आपका नाम? मेरा नाम राजू धामी। डस्टबिन फ्री देहरादून अभियान के तहत डोर टू डोर कूड़ा उठान को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर निगम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि वाटर ग्रेस नामक कंपनी को कूड़ा उठान के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन उस कंपनी में बार बार कर्मचारियों की हड़ताल करने की वजह से हर घर से कूड़ा समय पर नहीं उठ पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को देखते हुए हम उन सभी गैर जिम्मेदार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग एजेंसी अपना कार्य कर रही है और उन्हीं के द्वारा अवगत भी कराया जा रहा है कि कितना % कवर हो रहा है। अक्सर देखा गया कि ये जो पिछले दिनों जो वाटर ग्रेस कंपनी को जो हम लोगों ने जो दिया था टेंडर, तो उनके द्वारा जो है और उन्हीं कंपनी में जो बार बार स्ट्राइक होने की वजह से जो है ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो कूड़ा डोर टू डोर उठाना होना चाहिए समय से, वो समय से ना होके जो है लेट होता है, और जिस कारण से जो है जो हमारा डस्टबिन फ्री सिटी का जो उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से उनमें कचरा ना जाए, तो वो कचरा जो है सड़कों पे आ जाता है, जिस कारण से समस्या बन जाती है। यद्यपि पहले से काफी स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु फिर भी कई जगहों पे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से अब हम लोग दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियों का जो है उसको ब्लैकलिस्ट करके जो है हम लोग आगे कार्रवाई करें, जिसके लिए भी और आगे जो है हम लोग पत्राचार के माध्यम से उनको। उत्तराखंड में सभी प्राधिकरण के कामकाज को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सरकार की आमदनी बढ़ाने और लोगों को ज्यादा सुविधा मुहैया कराने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अधिकारियों पर नाराज भी दिखाई दिए और इस नाराजगी के चलते ही उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। नहीं देखिए, आचार संहिता है, लेकिन हम लोगों ने चुनाव आयोग से परमिशन लेके मेरे आवास से संबंधित जो भी अपने सेक्शंस थे उनसे हमने बातचीत की है, कैसे हम अपनी सरकार का रेवेन्यू बढ़ाएं, कैसे हम जनता को सुविधाएं दें। इन सभी बिंदुओं पे हमने लगभग 3.5 घंटे बैठ के हमने चर्चा की है। पूरे विकास प्राधिकरण, चाहे हमारे MDD हों, HRD हों, जिला विकास प्राधिकरण हो या फिर हमारा उधम सिंह नगर प्राधिकरण हो, उनमें सबसे हमारी खुल के बात हुई है कि आप अपने सरकार का ज़्यादा रेवेन्यू कैसे हमें मिले, यानी नक्शे हम कैसे पास करें। नक्शे पास करने के लिए हमने ऑनलाइन मांगते ही हैं, 15 दिन हमने आवासीय के लिए और 30 दिन के लिए व्यावसायिक नक्शे हमें पास करने हैं, और एक ही बार में हमें आपत्ति लगानी है ताकि जनता को परेशानी ना हो। यहाँ तक हमने जो सेल्फ अटेस्टेड जनता को एक सुविधा दी थी पिछली बार,
उनके लिए भी हमने कहा उसका प्रचार प्रसार हम ज़्यादा से ज़्यादा करें कि जनता उसका लाभ ले सके। ऐसे ही हमारे यहाँ जिस प्रकार से हम लोग जो हमारे यहाँ मास्टर प्लान है जिसके लिए हम लोगों ने कहा है कि हम जनता को सुविधाएं देंगे, तो कुछ मास्टर प्लान हमारे बहुत तेज़ी से उस पर हमारे यहाँ काम हुआ है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। यानी कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार सुविधा देना चाहती है। और एक बहुत साफ शब्दों में मैंने कहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक हेतु भी है, उनका कहना भी है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण, उस बिंदु पे हम लोग काम करें। प्राधिकरण जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसमें कुछ पैसा जनता के हित में लगाते भी हैं, तो अवस्थापना में जो राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी VVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद EVM का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है। और पुलिस हमने 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। और भारत सरकार की चुनाव आयोग की जो नियम है उसको हमने सारी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में, वहां पर, और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज उन लोगों